हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स की। तो जो लास्ट के हमारे 2 लेक्चर्स थे उसमें हम बात कर चुके हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जिसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था कि कोई भी मैटर जो होता है वो अपने साथ साथ पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के लिए पोजीशंस और उनका मोमेंटम एक साथ एक्यूरेसी से कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। ये हम लास्ट के 2 लेक्चर में पढ़ चुके। अब ये जो 2 लास्ट के लेक्चर थे हमारे, इनसे हमें आइडिया मिलता है, इनसे हमें ये समझ आता है कि जो अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या एटम, इनके लिए जो न्यूटन साहब के लॉ ऑफ मोशंस के जो रूल्स है, जो नियम है, वो अब लागू होने वाले नहीं है, क्योंकि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो अब सिर्फ पार्टिकल नेचर न शो करते हुए वेव नेचर भी शो करेंगे। तो अब जो आपके लॉ लगने वाले हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे जो लॉ फॉलो होने वाले, वो कुछ लॉ नए रहेंगे। यानी कि अगर आपका कोई सब एटॉमिक पार्टिकल से, मान लो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका मोशन कर रहा है तो अब आपका जो लॉ रहेंगे वो डिफरेंट लॉ की आपको जरूरत पड़ेगी। अब आपके न्यूटन के जो मोशंस के लॉ रहते हैं वो अब आपके काम करने वाले यहाँ पे नहीं है, या वो एक्यूरेसी आपको देने वाले नहीं है। तो जो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है, यहाँ से हमारी एक नई केमिस्ट्री आती है जिसे हम बोलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। अभी तक जितनी भी बातें हो रही थी, यानी कि बोहर का एटॉमिक मॉडल्स था जिसमें बोहर साहब बोल रहे थे कि कोई एटम्स जो रहता है उसमें न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के आसपास जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। ये जो सारी बातें हो रही थी ये सब क्लासिकल केमिस्ट्री में बातें कर रहे थे हम, यानी कि इनमें क्लासिकल लॉ हमारे फॉलो हो रहे थे। न्यूटन के जो मोशंस के लॉ है जो दूसरे बड़े पार्टिकल्स के लिए लगते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए जो लॉ फॉलो होते हैं, उन लॉ की हम बात कर रहे थे। लेकिन अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे अब हमें आइडिया मिल चुका है कि ये जो हमारे क्लासिकल केमिस्ट्री के लॉ है ये अब हमें एक्यूरेसी से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस या उस इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंटम की जानकारी नहीं दे सकते। तो अब हमें एक नई केमिस्ट्री या एक नए रूल्स या एक नए लॉ की जरूरत पड़ती है, और उन लॉ और उन रूल्स को हम बोलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स। तो जो क्वांटम केमिस्ट्री है उसकी जो शुरुआत हुई, यानी कि क्लासिकल केमिस्ट्री से जो क्वांटम केमिस्ट्री तक का आने का जो सफर है, इसमें जो ब्रिज का काम करता है उसमें हमारे जो ये जो 2 लॉ है, यानी कि ये एक तो हमारे डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस और हमारे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, ये एक ब्रिज का काम करते हैं। यानी कि इस हाइपोथेसिस और इस लॉ से हमें ये आइडिया लग गया था कि अब एक नई केमिस्ट्री की हमें जरूरत लगने वाली है, जिसका नाम हमारा था क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स भी इसे हम बोल सकते हैं। तो जो क्वांटम केमिस्ट्री की शुरुआत हुई तो उसमें एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम है श्रोडिंगर। उन्होंने हमें अपने कुछ रूल्स दिए, कुछ लॉ बताए और कुछ पोस्टुलेट्स दिए, यानी कि कुछ अजम्पशंस दिए, और उन अजम्पशंस के बाद उन्होंने एक अपनी इक्वेशन दी, सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन की मदद से हम जितने भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उन पे जितने भी लॉ फॉलो होते हैं, उनके जितने भी मोशंस के लॉ रहते हैं, जितने भी मोमेंटम के लॉ रहते हैं, वो सारे उस एक सिंगल इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपको मिल जाते हैं। यानी कि एक सिंगल इक्वेशन से आपकी सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि सारी एटॉमिक्स लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम थी वो एक सिंगल इक्वेशन से सोल्व हो गई। मतलब समझिए आपकी कितनी यूजफुल इक्वेशन रही होगी कि एक सिंगल इक्वेशन की मदद से आपको सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड जितने भी लॉ थे, जितने भी प्रिंसिपल थे, वो एक सिंगल इक्वेशन ने आपको सोल्व करके दे दिए। और वो इक्वेशन है हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन हालांकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं है। मे बी ये आपको शायद 3rd सेमेस्टर में हो सकती है अभी, क्योंकि 3rd सेमेस्टर का जो नई शिक्षा नीति आई है उसके हिसाब से जो सिलेबस है वो अभी आया नहीं है 3rd सेमेस्टर का। तो हो सकता है या तो वो 3rd सेमेस्टर में उसे रखे या 4th सेमेस्टर में भी उसे रख सकते हैं, क्योंकि जब बीएससी ईयरली एग्जाम होता था तब इसे 2nd ईयर में पढ़ा जाता था। तो हो सकता है अभी आपको 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में पढ़ने को मिले। अब तो जो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, जब इसे सोल्व करते हैं तो हमें 3 कांस्टेंट मिलते हैं, 3 हमें नंबर मिलते हैं। उन 3 नंबर को कहा गया है क्वांटम नंबर। हालांकि टोटल क्वांटम नंबर 4 होते हैं, जिसमें से 3 जो क्वांटम नंबर होते हैं वो हमें मिलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से जो हमें क्वांटम नंबर मिलने वाले हैं वो क्वांटम नंबर हमारे होते हैं, नंबर फर्स्ट पे जो हमें क्वांटम नंबर मिलता है वो क्वांटम नंबर हमारा रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्यूएन लिख रहा हूं इसे मैं क्वांटम नंबर। जो दूसरे नंबर पे जो हमें क्वांटम नंबर मिलता है उसे हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो 3rd नंबर पे हमें क्वांटम नंबर मिलता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
और जो फोर्थ एक और जो हमें क्वांटम नंबर मिलता है, जो कि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं मिलता, वो हमें जो क्वांटम नंबर मिलता है वो हमारा रहता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये जो चार क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताते हैं, तो ये जो क्वांटम नंबर है, चार जो क्वांटम नंबर हमने देख रखे हैं, जिसमें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें बताते हैं किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम, मान लो ये आपका कोई एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है, तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट हो सकता है, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस क्या हो सकती है। एक्यूरेट पोजीशन नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता, एग्जैक्ट पोजीशंस तो इलेक्ट्रॉन की आज तक हमें पता नहीं है, लेकिन इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां हो सकता है, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्स पोजीशंस क्या हो सकती है, अप्रोक्स लोकेशन उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है, तो उस इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्स लोकेशन हमें पता चलती है इन चार क्वांटम नंबर से कि ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशंस पर हो सकता है, या इस पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो सकती है। तो ये जो चार क्वांटम नंबर है हमारे, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड नंबर पे हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और थर्ड नंबर पे हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ नंबर पे जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें से जो तीन क्वांटम नंबर है वो हमें कहां से मिले हैं, तो वो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलते हैं, और एक हमारा जो क्वांटम नंबर है यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें मिलता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जहां पे हम मैटर का इंटरेक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, यानी कि किसी भी मैटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं और उस रेडिएशन से हमारा जो मैटर रहता है वो इंटरेक्ट करता है और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इस तरह से हमें एक और क्वांटम नंबर मिलता है जिसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर रहता है ये हमें बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशंस पे जो रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तो घूम ही रहा है न्यूक्लियस के आसपास, साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके रिवॉल्यूशंस की डायरेक्शन क्या है, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकता है, तो वो हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम ये जो चार हमारे क्वांटम नंबर है इन्हें सेपरेटली डिस्कस करेंगे, इन्हें डिटेल में हम पढ़ेंगे कि हमें कौन सा क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या एड्रेस बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशंस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको हम रफ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे जो हमारा आता है वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर फर्स्ट पे हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर रहता है हमारा, वो हमें बताता है कि अगर मान लो आपके पास कोई एटम है, कोई ये आपके पास में कोई ये एटम है और इस एटम का ये न्यूक्लियस है, तो इस एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्बिट रहेंगे, जो ऑर्बिट्स रहते हैं, उन ऑर्बिट्स की इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है वो आपके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है। यानी कि ये क्या बताता है आपको, डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से डिस्टेंस बताता है ये, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं n से। और इसकी जो हमें वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हमें मिलती है इंटीजर नंबर में, यानी कि 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिलती है श्रोडिंगर इक्वेशन से। और ये वैल्यू हमें बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी कि अगर मान लो आपको n की वैल्यू 1 मिलती है, तो यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस के पहली वाली सेल में है। अगर आपको उसकी वैल्यू 2 मिलती है तो आप बता सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो दूसरे नंबर की सेल में है। अगर आपके n की वैल्यू 3 मिलती है तो आप बता सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी सेल में रिवॉल्व कर रहा है या तीसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर आपको n की वैल्यू 4 मिलती है तो आप बता सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथी सेल में रिवॉल्व कर रहा है
और साथ ही में जो ये n की वैल्यू है ये आपको बताती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, आपका इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट के अंदर, उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। और उस एनर्जी का हम जो फॉर्मूला है वो हम बोहर का जब एटॉमिक मॉडल पढ़ा था वहां हम डिराइव कर चुके हैं, जिसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा है E इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 z अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम बोहर का जब हमने एटॉमिक मॉडल पढ़ा था वहां पे हम डिराइव इसको कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूले से हम जब n की वैल्यू पुट करते हैं, जब 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं और m इज इक्वल टू हमारा रहता है इलेक्ट्रॉन का मास, E हमारा रहता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, Z हमारा रहता है एटॉमिक नंबर, n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और h हमारा रहता है प्लांक कांस्टेंट। जब हम इन सारी वैल्यू को पुट करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है कि किस ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होती है। तो यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या पता चलता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एटम के न्यूक्लियस से डिस्टेंस, साथ ही में हमें एनर्जी का पता चलता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है और उस ऑर्बिट्स की एनर्जी कितनी है। और अगर हम बात करें कि किसी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका ऑर्बिट फर्स्ट है तो ऑर्बिट फर्स्ट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑर्बिट नंबर सेकंड है या शेल नंबर सेकंड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारा है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मान लो आपके पास में ऑर्बिट नंबर फर्स्ट है, यानी कि n इज इक्वल टू फर्स्ट है, तो n इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो n की जगह आप एक पुट कीजिए, यानी कि 2 × 1 की पावर 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, यानी कि जो आपकी शेल नंबर फर्स्ट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा आपकी फर्स्ट नंबर की शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ऐसे ही अगर हम देखते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो उसमें आपके कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 × 2 की पावर 2 इज इक्वल टू आपके हो जाएंगे 8, यानी कि जो आपकी शेल नंबर सेकंड है, ये वाली जो शेल नंबर सेकंड है इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 को जब आप देखते हो तो आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। n इज इक्वल टू 4 के लिए हम बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 32 आ सकते हैं शेल नंबर 4 में। तो ये है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें बताता है कि किसी भी न्यूक्लियस से आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कितनी डिस्टेंस पे। अब जो सेकंड नंबर पे हमारा क्वांटम नंबर आता है वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर रहता है ये हमें बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के आसपास, उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है। तो एंगुलर मोमेंटम हमें कहां से पता चलता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमें पता चलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की अगर आपको लोकेशन पता करनी है तो उसका आपको एंगुलर मोमेंटम तो पता होना ही चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता चलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखते हैं किसी भी एटम्स का। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा रहता है किसी भी एटम्स का वो किस फॉर्म में रहता है, तो वो आपको उसमें कुछ लाइंस मिलती है। ये लाइंस क्या दर्शाती है, ये लाइंस आपको एनर्जी लेवल शो करती है। ये जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वहां से आपने जो स्पेक्ट्रा डिराइव किया था उसी की तरह का एक स्पेक्ट्रा है कि आपको स्पेक्ट्रा में कुछ लाइन मिलती है, कुछ फाइन लाइन मिलती है जो कि आपके एनर्जी लेवल को एक्सप्रेस करती है। मान लो आपकी जो लाइन नंबर फर्स्ट है वो आपके एनर्जी लेवल फर्स्ट है, यानी कि n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल। जो लाइन नंबर सेकंड है उसके लिए हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 2। जो लाइन नंबर थर्ड है उसके लिए हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 3। लाइन नंबर 4 है जो उसके लिए हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये जो लाइन मिल रही थी ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑर्बिट बता रही थी, किसी भी एटम्स के अंदर के आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट हो सकता है, जो कि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी पता चलता है। अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर रहता है वो हमें क्या एक्सप्रेस करता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहने वाला है। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन में ये कहां से आया है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड से आया है। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं आपका मैग्नेटिज्म रखता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में रखता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स के पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन जो आप रेडिएशन डाल रहे हो उस एटम्स के ऊपर स्पेक्ट्रा निकालने के लिए,
जो रेडिएशन आप डाल रहे हो स्पेक्ट्रा निकालने के लिए किसी भी एटम्स के ऊपर, तो इस रेडिएशंस के पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन के पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशंस की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है, और ये जो लाइन मिल रही है आपको स्पेक्ट्रा में, इन लाइंस के बीच में भी आपको कुछ कुछ लाइंस मिलती है जो कि बोहर एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे कि ये लाइन कहाँ से आई है। तो इन लेवल्स के बीच में भी आपको कुछ लाइंस मिलती है, यानी कि इन लेवल के बीच में भी आपको कुछ लाइन मिलती है। और वो लाइन किस तरह से मिलती है, जो लेवल नंबर फर्स्ट आपका रहता है उस लेवल में आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन मिलती है, जो लेवल नंबर सेकंड आपको रहता है उसमें आपको 2 लाइन मिलती है, जो लेवल नंबर थर्ड आपका रहता है उसमें आपको 3 लाइन मिलती है, जो लेवल नंबर 4 आपका रहता है उसमें आपको 4 लाइन मिलती है। अब ये जो लाइन है ये डिफरेंट लेवल में डिफरेंट लाइन आने का रीजन क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो जो आपका लेवल नंबर फर्स्ट रहता है, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट रहता है, उस फर्स्ट ऑर्बिट में जो आपको सिंगल लाइन मिल रही है वो सिंगल लाइन आपको ये दर्शाती है कि जो आपका फर्स्ट लेवल है या फर्स्ट जो आपका ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में सिर्फ सिंगल ही सब ऑर्बिट है, यानी कि ऑर्बिट्स के अंदर भी ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्बिट से उसके अंदर सब ऑर्बिट्स पाए जाते हैं या सबशेल पाए जाते हैं। जो शेल है आपकी उसके अंदर भी सबशेल पाए जाते हैं, जो दूसरी शेल है उसमें 2 सबशेल पाए जाएंगे, इसी तरह जो तीसरी शेल है उसमें 3 सबशेल पाए जाएंगे, जो चौथी शेल है उसमें 4 सबशेल पाए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर मान लो आपका एटम है ये और ये एटम का आपका न्यूक्लियस है, तो जो आपकी पहली शेल रहेगी ये पहली शेल यानी कि पहला लेवल, इस लेवल के अंदर एक और सब लेवल पाया जाएगा, एक और सब शेल पाई जाएगी, और उस सब शेल को ही डिफाइन करता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो वो शेल कौन कौन सी होती है, तो जो पहले नंबर में आपकी जो एक शेल पाई जाएगी, दूसरे नंबर के जो लेवल है उसमें आपको 2 शेल पाई जाएगी, और ये हमें कहाँ से पता चला है, ये शेल ये हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से पता चला है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका थर्ड लेवल रहेगा उस थर्ड लेवल में आपके 3 सब शेल पाई जाएगी, जो लेवल नंबर 4 आपका रहेगा उसमें आपकी 4 सब शेल पाई जाएगी। मान लो 4 सब शेल, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मैं सब शेल बना रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक सब शेल है, ये एक सब शेल है, ये एक सब शेल है, यानी चौथे लेवल में आपकी 4 सब शेल है, थर्ड लेवल में आपकी 3 सब शेल है, सेकंड लेवल में आपकी 2 सब शेल है, फर्स्ट लेवल में आपकी सिर्फ एक ही सब शेल है। अब ये जो सब शेल होती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर रहता है उसकी जो वैल्यू आपको मिलती है वो भी आपको इंटीजर फॉर्म में ही वैल्यू मिलती है। जिस तरह से आपको प्रिंसिपल नंबर की मिली थी उसी तरह से आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी मिलती है, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू में आपकी जो शुरू होती है वो आपकी शुरू होती है 0 से लगा के n-1 तक, यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर रहेगा उसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी और जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो n-1 रहेगी। अब इसका क्या मतलब है, अगर मान लो आपके पास में n=1 है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको 1 मिलती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आपका 1 है, तो 1 को आप यहाँ पे रखिए, यानी कि आपके लिए हो जाएगा 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू भी 0, मैक्सिमम वैल्यू भी 0, यानी कि सिर्फ आपको एक वैल्यू मिल रही है और वो वैल्यू क्या है आपकी 0। ये वैल्यू आपके किसके लिए मिल रही है, ये वैल्यू आपकी फर्स्ट वाले सेल के लिए मिल रही है, यानी कि फर्स्ट वाले सेल में जो आपको वैल्यू मिल रही है वो 0 आपको मिल रही है। इसी तरह सेल नंबर सेकंड की बात करें, यानी n=2 के लिए आपको क्या मिलेगी, 2 के लिए आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिनिमम वैल्यू तो आपकी 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू अब आपकी क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी n-1 यानी कि 2-1 यानी कि 1, तो 0 और 1 यानी मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। इसी तरह शेल नंबर थर्ड के लिए आपको क्या मिलेगी, तो शेल नंबर थर्ड यानी n=3 हम जब रखते हैं यहाँ पे तो n-1 यानी 3-1, तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो 2, तो मिनिमम 0 से लगा के 2 तक, यानी कि 0, 1 और 2, और आपके जो n1 थे उसके लिए आपको 0 मिली थी, ये n=1 के लिए, ये n=2 के लिए, ये n=3 के लिए, इसी तरह n=4 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 रखते हैं तो n=4 रखेंगे तो 4 - 1 3, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू आपको n की मिल रही है वो क्या मिलेगी आपको 3, तो 3 मैक्सिमम, तो 0 मिनिमम, फिर 1 2 और मैक्सिमम जो आपको मिल रही है वो 3।
अब ये जो लेवल्स आपको मिल रहे हैं यानी कि पहले सेल में सिर्फ एक वैल्यू, वो भी 0। दूसरे जो सेल है उसमें 2 वैल्यू 0 और 1। तीसरा जो लेवल है उसमें 3 वैल्यू 0, 1 और 2। जो चौथा जो लेवल है उसमें 4 वैल्यू मिल रही है 0, 1, 2 और 3। अब ये जो वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो आपको वैल्यू मिली है, इसे हम अल्फाबेट के फॉर्म में करेस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि जब 0 आपका आएगा, यानी कि जहां आपका 0 रहेगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल s से। जब आपका 1 रहेगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p से। जब आपका 2 रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल d से। जब आपका 3 रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल f से। यानी कि जो पहला आपका शेल रहेगा उसमें 0 है, यानी कि सिर्फ s रहेगा, यानी कि पहले सेल में सिर्फ s सब शेल रहेगा। जो दूसरा जो शेल है आपका उसमें आपके s और p दोनों रहेंगे, क्योंकि 0 और 1 दोनों है सेल नंबर सेकंड में, तो आपका s भी रहेगा, आपका p भी रहेगा। जो शेल नंबर थर्ड है, शेल नंबर थर्ड में 0, 1 और 2, यानी कि s भी सेल नंबर थर्ड की बात है, तो इसमें s भी रहेगा, p भी रहेगा और आपका d भी रहेगा। शेल नंबर 4 में 0, 1, 2 एंड 3, यानी कि आपका s भी रहेगा, आपका p भी रहेगा, d भी रहेगा और f भी रहेगा। और ये जो शब्द सेल है इनका क्रम हमेशा, इनको रखने का जो क्रम रहेगा वो सबसे पहले s आएगा, फिर p आएगा, फिर d आएगा और फिर f आएगा। तो ये था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया है, तो एंगुलर मोमेंटम आता है इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रॉन के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन से इंटरेक्ट करती है और हमें कुछ लेवल्स मिलते हैं, और इन लेवल्स के आधार पे ही हमें सबशेल्स का पता चला कि शेल्स के अलावा भी किसी भी एटम्स के अंदर सबशेल्स भी पाए जाते हैं। और सबशेल्स कैसे रहते हैं, जो पहला जो शेल रहता है उसका सिर्फ एक सबशेल रहता है, जो दूसरा जो शेल रहता है उसमें 2 सबशेल रहते हैं, तीसरा जो शेल रहता है उसमें 3 सबशेल रहते हैं, चौथा जो शेल रहता है उसमें 4 सबशेल रहते हैं। और उनका क्रम क्या है, S P D F। अब जो S सबशेल आपका रहता है, S जो आपका सबशेल रहता है वो स्फेरिकल शेप में रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है, यानी कि इसका जो शेप रहता है वो स्फेरिकल रहता है। P जो रहता है, P का शेप कैसा रहता है, P का शेप जो रहता है वो डंबलाकार शेप रहता है, इस तरह का शेप रहता है। D जो रहता है, D का जो शेप रहता है वो डबल डंबलाकार शेप रहता है। और जो F रहता है, F का जो शेप रहता है वो अनफिक्स्ड शेप रहता है, यानी कि F का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं रहता है। तो ये थे हमारे सबशेल, और सबशेल्स के शेप किस किस तरह के रहते हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने देखा कि एजीमुथल जो क्वांटम नंबर रहता है वो हमें क्या बताता है। इसके बाद में हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि है हमारा थर्ड नंबर का क्वांटम नंबर। उसको देखते हैं, पहले इसको रफ करते हैं। अब जो थर्ड नंबर का हमारा क्वांटम नंबर है वो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, या इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम mn से, स्मॉल mn से। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है कि जो आपके सबशेल है, अभी जो आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर से जो सबशेल निकाले SPDF, उन शेल्स के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स है मान लो, रिवॉल्व कर रहा है, बैठा तो नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन किस तरह का रहता है, ये हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें कैसे मिला, इसकी अगर हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आखिर में आया कैसे होगा, तो अभी जो आपने स्पेक्ट्रा देखा, ये आपको स्पेक्ट्रा मिला था किसी भी एटम्स के लिए। इस स्पेक्ट्रा में आपको डिफरेंट एनर्जी लेवल मिले थे, डिफरेंट एनर्जी लेवल मिले थे, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल मिले थे। और इन एनर्जी लेवल्स में ये n = 1 था, ये n = 2 था, ये n = 3 था, और ये n = 4 था। अब इस एनर्जी लेवल में आपको कुछ और लेवल्स भी मिले थे, कुछ और लाइंस भी मिली थी, जो कि लाइन काफ़ी फाइन लाइन थी। यानी कि एनर्जी लेवल जो फर्स्ट था उसमें सिर्फ 1 लाइन मिली थी, एनर्जी लेवल जो सेकंड था उसमें 2 लाइन मिली थी, एनर्जी लेवल जो थर्ड था उसमें आपको 3 लाइन मिली थी, एनर्जी लेवल 4 था उसमें आपको 4 लाइन मिली थी। इस तरह से आपको लाइन मिली थी। तो ये जो लाइन आपको मिल रही थी, ये लाइन सिर्फ आपके जो एटम है या जो आपका मैटर है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप डाल रहे थे, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इंटरेक्शंस की वजह से आपको मिल रही थी। लेकिन ध्यान से सुनना,
लेकिन जब इस मैटर को या इस एटम को, इस मैटर को या इस एटम को, मान लो ये एटम है, ये लाइन आपको कब मिल रही थी? जब इस मैटर के ऊपर रेडिएशन आप डाल रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब डाल रहे थे, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मैग्नेटिक फील्ड और इस एटम्स के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्शंस कर रही थी, तो आपको कुछ लेवल्स मिल रहे थे और उन लेवल्स से आपने सबशेल का डिसाइड किया। लेकिन जब इस एटम्स को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जब इस एटम्स को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, यानी कि इस एटम के आसपास आप एक और मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो, जो कि बाहर से लगाई है आपने मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो इस एटम्स के आसपास, इस एटम के आसपास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो ये जो आपको लेवल्स मिले थे, तो जो ये आपको लेवल्स मिले थे जिन्हें आपने सबशेल कहा था, जिन्हें आपने सबशेल कहा था, ये सबशेल फर्दर स्प्लिट हो जाती है। अब ये क्या बात हुई भाई? मतलब कि जो लेवल मिल रहे थे आपको, उसमें आपको लेवल मिले, तो ठीक है, आपने बोल दिया कि आपके शेल थे वो सेल स्प्लिट कर गए, यानी कि एक और एनर्जी लेवल आपको मिल गया। लेकिन ये तो फिर से वापस यही बात हुई कि वापस से अगेन स्प्लिट कर गए ये, तो ऐसा कब तक चलेगा, है ना? तो ये जो सबशेल रहते हैं ये स्प्लिट कर जाते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है, तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है, इस स्प्लिटिंग से आपको फर्दर कुछ लेवल्स मिलते हैं, यानी कि अब आपको सबशेल के अंदर भी कुछ और मिलने वाला है, कुछ और लेवल्स आपको मिलने वाले हैं। तो देखा गया स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइन नंबर फर्स्ट थी, जो लाइन नंबर फर्स्ट थी, हर एक लेवल के अंदर जो लाइन नंबर फर्स्ट थी, ये जो फर्स्ट लाइन थी, हर एक लेवल के अंदर जो लाइन नंबर फर्स्ट थी, वो लाइन स्प्लिट नहीं हुई। जो लाइन नंबर फर्स्ट थी वो स्प्लिट नहीं हुई, यानी लेवल नंबर फर्स्ट में जो सिर्फ एक लाइन थी उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई, यानी उसमें कोई लेवल आपको नहीं मिला। जो लाइन नंबर सेकंड थी आपकी, जो लाइन नंबर सेकंड थी, यानी कि सेकंड लेवल में जो लाइन नंबर सेकंड थी, फर्स्ट तो स्प्लिट हुई नहीं, फर्स्ट तो किसी भी लेवल की लाइन स्प्लिट नहीं हुई। अब जो लाइन नंबर सेकंड आ रही थी, वो लाइन नंबर सेकंड 3 लेवल में स्प्लिट हो गई। जो लाइन नंबर सेकंड थी वो 3 लेवल में स्प्लिट हो गई। हर एक लेवल की जो लाइन नंबर सेकंड थी वो 3 लेवल में स्प्लिट हो गई, यानी कि उससे 3 लाइन मिल गई। और ये जो लाइन मिल रही थी ये अब इतनी फाइन लाइन नहीं थी, यानी कि इतनी ज्यादा फाइन नहीं दिख रही थी, लेकिन स्प्लिटिंग हुई थी। तो हर लेवल की जो दूसरी लाइन थी वो 3 लाइन में स्प्लिट हो गई। इसके बाद में जो हर लेवल की तीसरी लाइन थी, अब पहले में तो कोई तीसरी लाइन नहीं है, दूसरे में भी कोई तीसरी लाइन नहीं है, यानी कि तीसरे में जो तीसरी लाइन है, तीसरे में जो तीसरी लाइन है, वो तीसरी लाइन 5 लाइन में स्प्लिट हो गई। अब ये क्या बात भाई, हो गई भैया 5 लाइन में स्प्लिट। तो जो तीसरी लाइन थी वो 5 लाइन में स्प्लिट हुई। अब यहां से आपको आइडिया मिलेगा, देखना अभी। तो जो दूसरी लाइन थी वो 3 में स्प्लिट हुई, जो तीसरी लाइन थी वो 5 में स्प्लिट हो गई। तो हर लेवल की जो तीसरी लाइन थी वो 5 लाइन्स में स्प्लिट हो गई। ओके। और जो लाइन नंबर 4 थी, और जो लाइन नंबर 4 थी, यानी कि लाइन नंबर 4 सिर्फ 4 लेवल में आपको मिल रही थी, तो इसे हम यहां बनाते हैं, ऊपर आपको दिखेगा नहीं। तो जो लाइन नंबर 4 थी, 4th लेवल की 4th लाइन, क्योंकि 4th लाइन पहले लेवल में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में नहीं है, वो 4 लाइन 7 लाइन्स में स्प्लिट कर गई। वो लाइन 7 डिफरेंट लाइन में स्प्लिट कर गई, यानी उस लाइन से 7 डिफरेंट लाइन मिल गई, 7 डिफरेंट लेवल मिल गए। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है, जो पहली लाइन आपकी दर्शा रही थी, जो पहली लाइन, हर लेवल की पहली लाइन आपकी क्या दर्शा रही थी? हर लेवल की जो पहली लाइन थी वो क्या दर्शा रही थी? याद करो एजीमुथल क्वांटम नंबर में हर लेवल की पहली लाइन जो दर्शा रही थी वो आपका एस लेवल दर्शा रही थी, वो आपका एस लेवल दर्शा रही थी, क्योंकि हर लेवल का जो पहला सबशेल था वो एस था, वो एस था। आप लिख रहे थे तो पहले एस रख रहे थे, फिर पी रख रहे थे, फिर डी रख रहे थे, फिर एफ रख रहे थे, है ना? तो जो एस था, यानी कि एस में कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई, एस में कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई। फिर जो दूसरा लेवल आपका आ रहा था वो क्या था? दूसरा लेवल जो था वो आपका पी था। पी आपका 3 लाइन में स्प्लिट हुआ, 3 लाइन अलग आपको डिफरेंट मिली, तो पी की जगह आप लिख दो 3। पी आपका
तीन लाइन में स्प्लिट हुआ, यानी P का कुछ रिलेशन 3 से है। अभी क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। फिर आपका जो मिल रहा था लाइन नंबर जो आपकी थर्ड थी, यानी कि आपका जो सबशेल था वो आपका था डी सबशेल था आपका। डी में आपको कितनी लाइन मिली, कितनी स्प्लिट हुई डी, तो डी आपका जो स्प्लिट हुआ वो 5 लाइन में स्प्लिट हुआ। इसके बाद में जो आपका आता है वो आता था एफ। तो एफ आपका कितनी लाइन में स्प्लिट हुआ, एफ आपका 7 लाइन में स्प्लिट हुआ, यानी कि एस जो आपका था वो 0 में स्प्लिट हुआ, पी आपका 3 में स्प्लिट हुआ, डी आपका 5 में स्प्लिट हुआ और एफ आपका 7 में स्प्लिट हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका एस रहता उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, यानी कि जो आपका एस है, यानी कि जो आपका एस सबशेल है, एस सबशेल, एस सबशेल, एस सबशेल, एस सबशेल में कोई लेवल नहीं है, यानी कि एस एक सिंगल शेल है, एस एक सिंगल सेल है और इस सिंगल सेल को बोलते हैं हम ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एक सिंगल शेल जो बन रहा है, शेल नहीं बोलेंगे इसे, एक सिंगल जो लेवल बन रहा है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। किसी भी सबशेल का एक जो सिंगल लेवल बन रहा है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो जो आपका एस है उसमें सिर्फ एक लेवल है और उसे हम बोलते हैं सिंगल ऑर्बिटल, यानी एस में टोटल कितने ऑर्बिटल रहेंगे आपके, एक ऑर्बिटल रहेगा एस में। पी आपका 3 में स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब जो पी आपका रहेगा, पी में आपके 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 लेवल मिल रहे हैं ना भाई, तो 3 ऑर्बिटल मिलेंगे और इन्हें क्या बोलते हैं हम क्रमशः पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा 11th में, अगर आप बीएससी में तो ये आप 11th में पढ़ के आए होंगे कि पी 3 ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है। तो ये 3 ऑर्बिटल में स्प्लिट कैसे हुआ, ये आपने यहाँ पे देखा कि जो आपके लेवल्स रहते हैं वो अलग अलग आपको लाइन मिलती है, तो वहां से आया ये 3 ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है। जो आपका डी रहता है, डी कहाँ पे लिखें, इसको यहाँ पे रफ करते हैं। तो जो आपका डी रहता है, डी कितनी लाइन में स्प्लिट हुआ था, डी देखो कितनी लाइन में स्प्लिट हुआ, आपका 5 लाइन में स्प्लिट हुआ, यानी कि डी में जो आपके ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको, डी सबशेल में आपको 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इनके नाम क्या रहेंगे भैया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आखिरी वाले को हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। तो ये अलग अलग ऑर्बिटल्स के नाम है डी के। इसके बाद में जो आपका एफ आता है, एफ जो रहेगा आपका एफ कितने में स्प्लिट हुआ है आपका, तो एफ आपका जो स्प्लिट हुआ है वो 7 में हुआ है। तो एफ में कितने ऑर्बिटल्स रहने वाले हैं आपके, एफ सबशेल में आपके 7 ऑर्बिटल्स रहने वाले, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑर्बिटल्स रहने वाले हैं एफ में। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है किसी भी सबशेल के अंदर, की आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबशेल में है और कौन सी सबशेल के वो कौन से ऑर्बिटल में है। अब एस में तो सिर्फ एक ऑर्बिटल है तो वो वहीं पर रहेगा, पी में वो कौन से ऑर्बिटल में रहेगा, तो पी की एनर्जी का जो क्रम रहेगा वो इस तरह से है। डी जो रहने वाला है, डी कुछ इस तरह से 5 में स्प्लिट होता है, एफ जो आपका रहता है वो 7 में आपका स्प्लिट होता है। अब जो ये स्प्लिट हुए हैं इसे हम थोड़ा सा पहले रफ करते हैं फिर हम देखते हैं। तो अब ये जो स्प्लिट हुए हैं आपके सबशेल, यानी कि जो आपका एस हुआ है, तो एस तो सिर्फ स्प्लिट नहीं हुआ, तो सिर्फ एक सिंगल ऑर्बिटल आपको मिला। पी के आपके 3 ऑर्बिटल्स आपको मिले। मार्कर में इंक खत्म हो गया है तो मार्कर लाइट चलने लग गया है, हरे वाले से काम चला लेते हैं। तो पी जो आपका स्प्लिट हुआ है वो आपका 3 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हुआ है। जो आपका डी जो सबशेल था, डी सबशेल आपका 5 में स्प्लिट हुआ है, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे डी में आपके। और जो आपका एफ है, एफ में आपके 7 ऑर्बिटल्स बनने हैं। ग्रीन में भी इंक खत्म। तो जो डी है आपका जो आपका एफ है, एफ में आपके 7 ऑर्बिटल्स आपको बनने हैं। हो गए ना 7, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये सबसेल जो आपके स्प्लिट हुए हैं और जो आपको ऑर्बिटल मिले हैं, तो इनकी जो वैल्यू हमको मिलती है, इनकी जो वैल्यू हमको मिलती है वो वैल्यू हमको मिलती है प्लस एल से माइनस एल तक, प्लस एल से
माइनस एल तक। यानी कि एस के लिए आपकी जो एल की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, एल की वैल्यू एस के लिए आपकी 0 रहती है। अब 0 को प्लस लिखो या माइनस लिखो एक ही बात है। तो आपके जो एस के लिए जो वैल्यू रहेगी इस ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल के लिए एम की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। पी के लिए जो आपके एम की वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, तो पी सबशेल के लिए आपकी एल की वैल्यू क्या रहती थी, पी सबशेल के लिए आपकी एल की वैल्यू रहती थी 1। तो 1 की वैल्यू कहां से कहां तक, +1 से -1 तक। अब +1 से -1 के बीच में एक 0 और आता है, तो इसी तरह से ये 3 वैल्यू हो गई। तो 3 वैल्यू आपकी +1, 0 और -1। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकल रही है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +L से लगा के -L तक रहेगी किसी भी सबशेल के लिए, ठीक है। तो P के लिए जो हमारी L की वैल्यू थी 1 थी, तो जब 1 को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, +1 से लगा के -1 तक। +1 से लगा के -1 तक एक वैल्यू बीच में आती है वो रहती है 0। तो P की 3 वैल्यू हमारी हो जाएगी +1, 0, -1। इसी तरह D ऑर्बिटल की बात करें तो D के लिए हमारी L की वैल्यू क्या रहती थी, D के लिए हमारी L की वैल्यू 2 रहती थी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 से लगा के -2 तक। अब +2 से लगा के -2 तक कितनी वैल्यू आती है, 5 वैल्यू आती है। कौन कौन सी आती है, +2, +1, 0, -1 और -2। इसी तरह F के लिए आपकी हो जाएगी, F के लिए हम क्या लिखते थे, F के लिए हमारी जो L की वैल्यू रहती थी वो क्या रहती थी, F के लिए 3 रहती थी। तो F के लिए जो हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, +3 से लगा के -3 तक। +3 से -3 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, +3 से -3 के बीच में देखिए कौन कौन से नंबर आते हैं, +3, +2, +1, 0, -1, -2 एंड -3। तो इस तरह से जो सबशेल थे हमारे, सबशेल्स हमारे अगेन स्प्लिट कर जाते हैं जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब, और हमें सबशेल्स के फर्दर लेवल्स मिल जाते हैं। और वो लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, उन लेवल्स को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। और हर ऑर्बिट्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू डिफरेंट रहती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, जो कि हमें इस फॉर्मूले से मिलती है, +L से लगा के -L तक। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद में हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि है हमारा आखिरी क्वांटम नंबर। तो उसकी हम बात करते हैं, पहले इसे रफ करेंगे। सबसे लास्ट में जो हमारा क्वांटम नंबर आता है वो है हमारा 4th नंबर का क्वांटम नंबर, जो कि है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर रहता है हमारा, स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट के अंदर, साथ ही में वो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व करता है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन साथ साथ अपने एक्सिस में भी रिवॉल्व करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व करता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस पर, इसे इस तरह से समझते हैं कि मान लो ये कोई ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है इस एटम्स का, और ये इलेक्ट्रॉन है हमारा। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में तो रिवॉल्व कर ही रहा है, साथ में ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रहा है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और वो चक्कर के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। और ये जो रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस पर, इस रोटेशन की डायरेक्शन क्या है ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर की इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की डायरेक्शन क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो 2 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करे, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करे, या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे। या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकता है। तो इस हिसाब से जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर रहता है उसकी जो वैल्यू रहती है वो हमारी वैल्यू रहती है हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, चाहे वो किसी भी सेल में प्रेजेंट हो, चाहे वो किसी भी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हो, उसके लिए जो हमारे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू रहती है वो रहती है ±12 के इक्वल, ±12 के इक्वल रहती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घड़ी की सुई की दिशा में रोटेशन कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो उसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो वैल्यू +12 रहेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में रोटेशन कर रहा है, तो उसके लिए आपके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो रहने वाली है -12।
तो ये है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से मिलता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है, तो ये जब आप फाइनल ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, आपके बीएससी फाइनल ईयर में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी रहने वाली है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप कोई मैटर लेते हो, उस मैटर पर रेडिएशन डालते हो, उस मैटर से इंटरेक्शन करवाते हो और आपको स्पेक्ट्रम मिलते हैं। वहां से आपको पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो 2 डायरेक्शन में घूम सकते हैं, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का एक और क्वांटम नंबर दिया गया जिसे स्पिन क्वांटम नंबर बोला गया। तो ये थे हमारे चारों क्वांटम नंबर, जिसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट नंबर का क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एटम्स के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस से डिस्टेंस और उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बताता है। और दूसरे नंबर पे हमारा जो क्वांटम नंबर आता है वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, और उस ऑर्बिट के अंदर अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कौन कौन सी सबशेल्स हो सकती है और उन सबशेल का शेप क्या क्या हो सकता है। उसके बाद में हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमें बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है और वो अगर किसी सबशेल में है, मान लो वो एस सबशेल में है, पी सबशेल में है, डी सबशेल में, तो उस सबशेल के अंदर उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, यानी कि उस सबशेल के अंदर भी जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो आपका रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस पर, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस पर, तो उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, यानी कि जो क्लॉकवाइज स्पिन रहती है, उसे हम हमेशा लिखते हैं अप एरो से, यानी कि एरो को हम सीधा बनाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस के लिए एरो जो हम बनाते हैं वो डाउन एरो से इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ऑर्बिटल्स के अंदर, एक ऑर्बिटल्स है, मान लो ये एस का एक ऑर्बिटल्स है, तो इसमें अगर जब भी हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो अपोजिट स्पिन में रखेंगे हमेशा, यानी कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में रखे जाते हैं। अपोजिट स्पिन में इनको रखने का रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऊपर पोल्स पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास भी अपना एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी कि एक इनके पास में भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरह से हम इसे दर्शा रहे हैं, और इसके पास में हेड पर है मान लो पॉजिटिव पोल और टेल पर है मान लो नेगेटिव पोल, या इसे हम नॉर्थ लिख दें या साउथ लिख दें पोल अगर हम इसे बोल रहे हैं। तो अगर हम इसे ऐसे ही रखते हैं तो देखिए आपकी ऊपर ऊपर प्लस पोल और नीचे नीचे माइनस पोल, या नीचे नीचे आपके जो साउथ पोल रहेंगे वो डाउन डाउन पर हो जाएंगे और अप पर आपके नॉर्थ पोल हो जाएंगे, और हाईएस्ट रिपल्शन रहेगा, रिपल्शन जो रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा इस पोजीशन पे। लेकिन जब हम इसे उल्टा कर देते हैं, जब हम इसे उल्टा कर देते हैं यानी कि कुछ इस तरह से रखते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आपका आ जाएगा नॉर्थ पोल, नीचे आ जाएगा आपका साउथ पोल, और इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए नीचे आपका आ जाएगा नॉर्थ पोल और ऊपर आ जाएगा आपका साउथ पोल। तो यहाँ पे जो काम करेगा वो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ये कंडीशन रहेगी ये मिनिमम एनर्जी फील करेगी, यानी कि इस कंडीशन में हमारे इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी में रहेंगे, इस कंडीशन में हमारे इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी में रहेंगे। और आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में या इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, कोई भी मैटर हुआ, कोई भी पार्टिकल हुआ, वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहेगा। तो ज़्यादा जो सूटेबल कंडीशन रहेगी वो ये वाली कंडीशन रहेगी कि जो इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में हमेशा ऑर्बिटल्स में जब भी आप इलेक्ट्रॉन रखो तो वो हमेशा अपोजिट स्पिन में ही रखो। तो ये था हमारा क्वांटम नंबर्स का लेक्चर हमारा काफ़ी लेंदी हो चुका है, लेकिन हमने बातें जो यहाँ पे की है वो पूरी डिटेल में बातें करी है कि किस तरह से हमें क्वांटम नंबर्स मिले, किस तरह से हमारी क्लासिकल केमिस्ट्री से क्वांटम केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। तो ये सारी बातें हमने इस लेक्चर में करी। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहता है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।